वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों को भी रोजगार फराहम किया है। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए पाबंद है। उन्होंने सरकार की कई हुसूलियाबियां गिनवाई। वो लखनऊ में पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की वजह से मुजरिम दूसरी रियासतों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। माइग्रेंट लेबर आई थी, लोग मुझसे कहते थे कहां जाएंगे ये लोग। मैं कहता था 40 नहीं, मैंने 1 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक तैयारी की है कि ये लोग आएंगे तो हम इनको रोजगार भी देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो लोग यूपी में आए थे इनमें से 90% लोग उत्तर प्रदेश में ही रह करके रोजी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ चला है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के इन सभी परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ की सफलतापूर्वक आयोजन का कार्यक्रम रहा हो या कोविड प्रबंधन का एक कार्यक्रम, ये सभी उसी दिशा में किए गए प्रयास के हिस्से हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा कि एक सकारात्मक भाव के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बीएसपी सरबराह मायावती ने यूपी में अकेले असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें ज़रई कवानीन की मुखालफत में जारी किसान एहतजाज की हिमायत की। वहीं मरकज की मोदी और यूपी की योगी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। श्री कांशीराम जी की जयंती है, जिनको सबसे पहले मैं हार्दिक दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से हटाकर लखनऊ में तालीमी ट्रिब्यूनल कायम करने के योगी हुकूमत के फैसले की यूपी बार काउंसिल ने सख्त मुखालफत की है। यूपी बार काउंसिल ने कहा कि अगर योगी हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बार काउंसिल रियासतगीर पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। योगी हुकूमत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकला गुज़श्ता 23 फरवरी से हड़ताल पर हैं। यूपी बार काउंसिल का कहना है कि तालीमी ट्रिब्यूनल लखनऊ में कायम करने से टीचर्स के मसाइल और तालीमी तनाज़ात का तस्फिया करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। यूपी बार काउंसिल का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों के पेश नज़र यूपी बार काउंसिल ने मुकम्मल हड़ताल करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। ताहम हाईकोर्ट के सामने वकला की अलामती हड़ताल जारी रहेगी। अधिकरण हमारा बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे न्याय के, हमारे जो गरीब आदमी है उसको न्याय के दरवाजे तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट जा करके आजमगढ़ का आदमी, इलाहाबाद का आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर 3 क्लास एम्प्लॉई कैसे अपना मुकदमा लड़ेगा। इसलिए हमारी डिमांड यही है, हम आगे इस रूपरेखा तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघों को उनसे हमारी बात चल रही है, वो भी विरोध कर रहे हैं। उनके लिए तो ये कानून डेथ वारंट हो चुका है। अगर वो अभी कह रहे हैं, मन बना चुके हैं कि हम सरकार के खिलाफ, इस मांग के खिलाफ सरकार से हम लड़ेंगे और ये आंदोलन हमारा चलेगा। आगे हमारी रणनीति ये है कि हम शिक्षक संघों से मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना के इस लड़ाई को सरकार से हम लड़ेंगे। हम अपना काम भी करेंगे हाईकोर्ट के अंदर, हम हाईकोर्ट के बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि आगे हमारी लार्जर बेंच को हम रिफ़र कराने के लिए हमने अपनी जो हमारी PIL है उसको, और अगर साइन हो गया तो फिर हम उस पर जो है यहाँ पर उसके वायरस को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। वो हमारी लीगल लड़ाई है, वो एक अलग उसकी एक कमेटी बना दी गई। वो कमेटी मुल्क में मुसलसल बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज किसान तंजीमों के जिम्मेदारों ने एक मुश्तरका एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसमें रेलवे स्टेशन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक कार और मोटरसाइकिल को हाथों से खींचा गया। इस दौरान किसान तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना था कि बैंक, रेलवे और बीमा कंपनियों के साथ दीगर कंपनियों को जिस तरह से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। और बीमा कंपनी है या जो भी है, सारी हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं सबको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर थोड़ा सा भी सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो वो उन पर FIR हो जाती है। आज जब सरकार खुद ही हमारी सारी सरकारी संपत्ति को बेच रही है तो फिर हम क्या करें। क्या किया आपने आज? हमने आंदोलन किया है सरकार के विरोध में कि हमारा जो निजीकरण है उसे बंद करें। हम रेलवे स्टेशन से गाड़ी और बाइक को खींच करके लाके नारेबाजी की है हमने सरकार के विरोध में।
यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले बैंकों की निजीकारी के खिलाफ 2 दिनों की हड़ताल कर मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने कहा कि हुकूमत कारपोरेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों की निजीकारी कर रही है। इन लोगों का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। पंद्रह और 16 मार्च को जो हड़ताल हो रही है, और ये हड़ताल है हमारी पूर्ण रूप से सरकार द्वारा घोषित बैंकों के निजीकरण के खिलाफ। मांगे हमारी यही है कि जो बैंक का निजीकरण सरकार प्लान कर रही है, ये आम जनता के हित में कतई नहीं है। आप सबने देखा होगा अभी जो हमारा कानपुर का सेंट्रल स्टेशन है, आपने इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म है, उसका निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 रुपये का टिकट जो आम जनता गरीब अपने लोगों को छोड़ने स्टेशन जा रही थी, आज के डेट में वो टिकट 50 रुपये का हो गया है। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि किसी भी तरीके जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में बैंकों का, वो सरकारी जनता के हित के लिए था, इसलिए उसको सरकारी जनता के हित में बैंक का पैसा रहने दिया जाए, उनका निजीकरण नहीं किया जाए। मांगे नहीं मानी गई तो हमारे पास अंतिम विकल्प के रूप में हमारा ये हड़ताल हमारा शस्त्र है। हम लोग हड़ताल करेंगे। 2 दिन की ये सांकेतिक हड़ताल हो रही है, जिसके आगे हम लोग फिर साप्ताहिक हड़ताल करेंगे, और उसके बाद हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी संगठन के आह्वान पर होगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कोरोना की जांच की गई। गाजियाबाद जिला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। केरल और महाराष्ट्र जैसी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की खासकर जांच की गई। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र में और केरल में देखने को मिल रहे हैं। हम इस समय गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जांच की जा रही है कि किसी में कोई सिम्टम ऐसे ना मिल जाए। इसको देखते हुए गाजियाबाद रेलवे विभाग और गाजियाबाद प्रशासन बहुत ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब इस समय बात करते हैं, हमारे साथ सीएम मौजूद है गाजियाबाद के। सर, गाजियाबाद प्रशासन आज कितना अलर्ट है इसे देखते हुए जो कोरोना वायरस के मामले? देखिए, महाराष्ट्र और केरला में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी 2 ट्रेन जो है ना महाराष्ट्र से आती हैं, एक ट्रेन जो है ना केरला से आती है। तो उससे उतरने वाले जो पैसेंजर्स के लिए हमने यहाँ स्पेशल व्यवस्था की है कि उनको अगर सिम्टम्स हैं या कुछ संदिग्ध लगता है तो हम उसकी टेस्टिंग यहीं कर लें, और बाकी जो निकल जाएंगे उनके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है कि उनका मोबाइल नंबर रेलवे से हम प्राप्त कर जाए तो उनको वहीं पर घर पर ही उनको सर्विलांस में रख दें। सर, गाजियाबाद में अब तक कितने मामले ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के? देखिए, कोरोना के कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। डबल फिगर में अभी 2-3 दिन से अभी हमारे यहाँ आने शुरू हुए हैं, और बाकी जो है ना अभी कोरोना हमारे यहाँ नियंत्रण में है। ये हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाजियाबाद में मामले बहुत ही कम नजर आ रहे हैं और हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं। साथ में मौजूद है एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह। सर, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? अभी स्वयं जिलाधिकारी महोदय यहाँ से होके गए हैं। हम लोगों ने, हम और सीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एक अभी रणनीति बनाई जा रही है कि जो केरला और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनें हैं उनमें 100% हम कुछ फोर्स के और मेडिकल की टीमें एक साथ रख रहे हैं। जो लोग आएंगे उनका हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके उस हिसाब से जैसी रिपोर्ट आती है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये अभी लक्ष्य है। महाराष्ट्र और केरल के लोगों को या और भी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी देखा जाएगा कोरोना? नहीं, मतलब इनको विशेष देखना है, और उसके बाद जिसमें सिम्टम दिखेगा वो सबके लिए छूट है। यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम लगी हुई है और उसका अनाउंसमेंट प्रॉपर चलता रहेगा कि जो भी कराना चाहे यहाँ के करा सकता है। देखिए, कोरोना के मामले बहुत ही लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन भी बहुत ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एहतियात के तौर पर टेस्टिंग की जा रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खुद डीएम अजय शंकर पांडे भी निरीक्षण करके गए थे, और इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एडीएम सिटी पर शैलेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था हो और ये चेकिंग करानी हो कोरोना की, तो उस मामले को ये देख रहे हैं। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। माह रजब और शाबान में जश्न विलादत मौलाए कायनात और अहले बैत में मुक़द्दसात की विलादत बासादत के जश्न का सिलसिला जारी रहता है। इसी सिलसिले में मेरठ की जैदी नगर सोसाइटी के पंजतनी इमाम बारगाह में जश्न अली व बतूल के उन्वान से महफिल का इनकाद किया गया। जलसे में शिरकत करने वाले शोराए कराम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में कसीदा पढ़कर बारगाह हुसैनी में नजरान अक़ीदत पेश किया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन अलीगढ़ के जरिए 18वां सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एक सिंपोजियम बउनवान कोविड के दौर में खवातीन की हिस्सेदारी का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, IAS टॉपर इरा सिंघल और बुशरा बानो ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। जलसे में मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि खवातीन को मुस्तहकम बनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं और समाज में बेदारी भी आई है, लेकिन इस मैदान में बहुत कुछ करना बाकी है। सभी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन रोल मॉडल्स को आगे लाकर समाज के निचले और दबे तबके को बेदार करना है, तभी हमारी कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहर और यूनिवर्सिटी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। बहुत कुछ जो है कंट्रीब्यूट किया है और ये इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ औरतों की लीडरशिप रही है उन कंट्रीज़ ने बहुत कंट्रोल किया है कोविड के ऊपर। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जिन औरतों का बहुत ही एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशंस रहे हैं कोविड टाइम्स के अंदर, हमने उन औरतों को सम्मानित भी किया है। तो इसमें हम लोगों ने एक ZHF अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए हैं। बहुत सालों से विमेन एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन पे और विमेन हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत सारे तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता रहा है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि समाज का जो सबसे निचला तबका है उसको किस तरह से हम लोग उसका सपोर्ट करें। लड़की को वो सम्मान तो नहीं है जो मिलना चाहिए, पर हम कुछ सालों से बहुत आगे आ चुके हैं एंड जल्दी ही दुनिया बदल रही है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ अब स्लो है, अब मानसिकता बदल रही है। पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए उम्मीद रख रहे हैं, पेरेंट्स अपनी बेटी को घर के बाहर एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखने की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गुलिस्तान सैयद में सालाना फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। हर साल लगने वाली इस नुमाइश का इनेकाद गुज़श्ता साल कोरोना और लॉकडाउन के सबब नहीं हो सका था। अलीगढ़ के अवाम को इस नुमाइश का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। फूल यूं तो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, लेकिन जब फूलों के अक़साम सैकड़ों हों तो इनकी तरफ मुतवज्जो होना यकीनी है। AMU के गुलिस्तान सैयद पार्क में इन्हीं फूलों की नुमाइश को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। उनका कहना था कि लॉकडाउन के बाद से अभी तक कोरोना के मामले मुसलसल निकल रहे हैं, ऐसे में खासकर ख़वातीन घरों में ही वक्त गुजार रही हैं। इस नुमाइश ने उन्हें तफरीह का माहौल फराहम किया है और यहाँ आकर वो बहुत खुशी और सुकून महसूस कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि एक चिड़िया कैद होती है और फिर उसको खोल दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो सारे आसमान को अपनी तरफ ले लेगी। तो मैं आज सुबह में एक पोएम भी पढ़ी थी वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो उसमें भी बस यही सब था कि हम लोग को जिस तरीके से हम लोग अपनी वर्ल्डली एंटिटीज़ में खो गए हैं, हमें उस चीज़ को छोड़ के नेचर की तरफ आना चाहिए। कोरोना में इतने दिन से हम घर में बैठे हुए थे, अभी फ्लावर एग्जीबिशन लगी, हम लोग बाहर निकले और फ्लावर्स हमारे मूड को काफ़ी अच्छा करते हैं। इतने दिन बाद हम घर से बाहर निकले, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हमें। और लॉकडाउन में घर पड़े इंसान काफ़ी परेशान हो गया था, अब ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह हो रहा है। ये फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। हम लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं, फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और इतने दिन का लॉकडाउन, 2 महीनों का, बल्कि अच्छा लग रहा है काफ़ी। हम लोग कहीं गए नहीं थे घर से बाहर, अभी निकले हैं। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। ऐवान में तेजस्वी यादव के तबसरे पर बरसर इख्तियार ग्रुप का जोरदार हंगामा। अपोजिशन लीडर ने कहा था कैसे कैसे बन जाते हैं वजीर। शराबबंदी से मुताल्लिक ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं निकला ठोस नतीजा। अपोजिशन जमातें कर रही थी ऐवान में बहस का मुतालबा, बरसर इख्तियार ग्रुप ने बहस से नहीं किया इत्तेफाक। अपनों के निशाने पर आए असेंबली स्पीकर। वजीर विजेंद्र यादव ने कहा अपोजिशन को खामोश नहीं कराते। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद बोले गलत रिवायत की हो रही है शुरुआत। असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर आज ऐवान में भारी हंगामा हुआ। तेजस्वी वजीर प्रमोद कुमार से जवाब मांग रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे लोगों को वजीर बना दिया जाता है। जवाब आता नहीं, गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग।
तेजस्वी के इस बयान पर बरसर इख्तियार ग्रुप नाराज हो गया। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव ऐवान में गलत रिवायत की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं नंद किशोर यादव ने तेजस्वी पर ऐवान की बेहुरमती करने का इल्जाम लगाया। ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है, नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत बात है। महोदय आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए, 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठाई देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। तेजस्वी के बयान पर वजीर प्रमोद कुमार ने इंतहाई पसमानदा समाज की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाया। चम्मच लेकर पैदा हुए और जब सदन में थे तो वो भी मिनिस्टर बने, तो वह किसके भाग से बने? जिसके भाग से बने उनके पूज्य माता पिता कहाँ हैं वह उनसे पूछे क्या बोला। लेकिन वह बोलते हैं कि मिनिस्टर लायक नहीं। हाँ, तो यह निंदनीय विषय है। ये सदन की गरिमा को शर्मसार किए हैं। हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से इस सदन में 5वीं बार सदस्य बने, तो हमको कहते हैं ये मिनिस्टर लायक नहीं है। हम अगर कह दे कि वह विधायक लायक नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। यही नो कि हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कि इसको हमको जो है वह हमारे समाज की जो 60% आबादी है और जो इस सदन में आया है उस समाज को ही अपमानित करना चाहते हैं। बिहार सरकार में वजीर शहनवाज हुसैन ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के बयान को मर्यादा के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि ऐवान का वकार मजरूह नहीं होना चाहिए। मंत्री देते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी सम्मान है। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। हम के तर्जुमान रिजवान दानिश ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के तबसरे की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने तेजस्वी यादव को तहम्मुल बरतने का मशवरा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा ये उनकी भाषा नहीं है, ये लालू परिवार का कल्चर ऐसे ही रहा है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी भी इसी शब्दों का प्रयोग करते थे। आज तेजस्वी यादव जी भी उसी परिपाटी पे आगे जा रहे हैं। ये अपने दल के नेताओं को अपमानित करने वाले लोगों को से बिहार की जनता को यही उम्मीद है, लेकिन सदन के अंदर जो ये कर रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है और इसका प्रतिकार हम सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे। हमारे मंत्रियों को अगर नेता प्रतिपक्ष अपमानित करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। वजीर विजेंद्र यादव ने स्पीकर से कहा कि अपोजिशन को बिठाते नहीं और अपनों को डांट देते हैं। विरोधी दल को बैठाते नहीं है, आप मंत्रियों को डांट देते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। पूर्णिया के चिकनी डमरिया के मुखिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में SC/ST थाने में FIR दर्ज करा गया है। उनको जान मार देगा। कौन जान मार? 10 लाख मांग रहे हैं। पुष्कर मिसर है। क्या कह रहा है वो? बोलता है जहाँ भी पाएंगे वहाँ पर मार देंगे। देना है तो अभी आज 10 बजे दिन में बोल रहा था। क्यों 10 लाख मांग रहे हैं? पुष्कर क्यों मांग रहा है पैसा आपसे? ऐसे आप मुसाद आप जीते हुए जबरदस्ती इससे मांग रहे हैं। मैंने जबरदस्ती मांगता है। मुखिया है इसका। आप मुखिया बने हैं, फिर बनेगा। हमको पहले दीजिए, पैसा दाखिल करिए। इतना दिन से बहुत रुपया कमाए हैं
हमको इतना रुपया दीजिए। शायद मुखिया जी पहले भी बोले थे इस बात, लेकिन आज हम लोग के समक्ष हिसाब बोले तो हम लोग उसके बाद दौड़ के आए, हल्ला करने लगे, तो गाली देते हुए मुखिया जी को भाग गए। 10 लाख रुपया दो, नहीं जान से मार देंगे। जमुई सदर अस्पताल में मुफ्त डिजिटल सहूलत का आगाज किया गया है। डीएम ने इसकी शुरुआत की 26 लाख की रकम से। लगाई गई डिजिटल एक्सरे मशीन से अब सदर अस्पताल आने वाले लोगों को सहूलत होगी। लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल से यहाँ के लोगों को इलाज की सुविधा बेहतर मिले, इसलिए सदर अस्पताल परिसर में डिजिटल एक्सरे रेडियोलॉजी से जो जांच होती है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे साथ सिविल सर्जन है जिले के, और इनसे पूछेंगे वैसे खासियत क्या है इस डिजिटल एक्सरे की? डिजिटल एक्सरे में जो है पिक्चर काफ़ी साफ आता है और डायग्नोसिस करना आसान होता है, और ये अभी तो सदर अस्पताल में शुरू हो गया है। बहुत जल्द जो है एक टीबी वाले विभाग में भी लग जाएगा ये, और झाझा में भी लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम लोग कई जगह लगा रहे हैं ताकि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है सदर अस्पताल के। अच्छा, कितना फ़ायदा मिलेगा, किस तरह से फ़ायदा मिलेगा लोगों को? ये जो डिजिटल एक्सरे हमारे हॉस्पिटल में लग गया है, इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें जो क्लैरिटी रहती है एक्सरे की, बहुत क्लियर एक्सरे रहता है। इससे जो है ना फ्रैक्चर या कोई फॉरेन बॉडी या इस तरह का चीज़ जो है उसको बहुत क्लियर हम लोग देख सकते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे हम आसानी से। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। टीम इंडिया में बिहार के ईशान की शानदार इनिंग को लेकर पूरे बिहार में खुशी की लहर है। ईशान किशन को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी उन्हें फ़ोन पर मुबारकबाद दी। साथ ही आबी वसाइल के वज़ीर संजय झा ने भी ईशान किशन को मुबारकबाद दी और उन्हें उभरता हुआ सितारा बताया। मंत्री संजय झा ने आज ईशान किशन के परिजनों से मुलाकात की है, उनके पिता को उन्होंने बधाई दी है। वो मिलने आए थे, क्या बात हुई? काफ़ी खुशी का माहौल है आज बिहार के लिए और खास करके उनके परिवार वालों के लिए। बिल्कुल बहुत खुशी का माहौल है। एक बिहार का आइकॉन, कल जो परफॉर्मेंस रहा है ज़बरदस्त, जो आगाज दिखाया ईशान किशन ने, मैंने बधाई दिया था। उनके पिताजी अभी मेरे घर भी आए थे यहाँ पर, और बहुत प्रसन्नता की बात है बिहार के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी फ़ोन पर उनसे बात की और उनको और उनके खास करके ईशान किशन को बधाई दी। बिहार से एक लग रहा है कि अब एक क्रिकेट में उभरता सितारा है ईशान किशन। बिल्कुल उभरता, देश का उभरता सितारा हो गया। बिहार का तो बच्चा है, लेकिन देश का कल जो उसका परफॉर्मेंस है, जो शॉट्स खेले उसने, आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में कहते हैं कि एक इंटरनेशनल सीन में इमर्ज कर गया। तो एक बिहार के लिए भाई तो बहुत खुशी की बात तो है ही, खास करके देश के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक नया सितारा देश को मिला। लगता है कि बिहार में इस तरीके का माहौल आप लोग और बनाएंगे ताकि कई ईशान यहाँ से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति। बिल्कुल, आप जो एक पोटेंशियल है राजगीर में जो होने वाला है, राजगीर तो एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सेंटर इमर्ज करने वाला है। और जब इंटरनेशनल ग्राउंड कंपीट हो जाएगा, बन जाएगा, और वहाँ पर मैचेज भी होंगे, और जो आप टैलेंट देखते हैं उसको बहुत फैसिलिटी आगे आने वाले टाइम में राजगीर में मिलने वाला है। तो बिल्कुल अब बिहार में जिस तरीके से बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश का नाम अब रोशन ईशान कर रहे हैं, उसको लेकर के आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री से बात की, संजय झा से मुलाकात की, और कहीं ना कहीं अब उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पहल में ऐसे ही जीनियस से रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले मुंबई के तबला नवाज तृप्त राज से और स्केटर तिलक किस्म से। उनकी हौसला अफजाई की अदाकार सोनू सूद ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है,
और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाओ। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।